तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव करीब आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे गहमा गहमी तेज होती जा रही है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हमारे चीफ कह रहे हैं मैं रात के 2 बजे तक जाग जाग कर पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए रखा हूं। तो दोस्तों सवाल यह है कि फिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एसआईआर से जुड़े 7 चुनाव पर्यवेक्षकों को जो मूल रूप से न्यायिक अधिकारी थे यानी कि जज थे, इनको भीड़ ने बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि करीब 9 घंटे तक इन अधिकारियों को रोक कर रखा गया, उन्हें खाना पीना तक नहीं दिया गया। दोस्तों बाद में पुलिस की मदद से इन्हें सरकारी गाड़ियों में सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन उस दौरान भी उन गाड़ियों पर ईंट पत्थरों और लाठियों से हमला किया गया। इस घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कई अहम निर्देश जारी किए। कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश तक बताया और राज्य की स्थिति पर चिंता जताते हुए इसे अत्यधिक ध्रुवीकृत माहौल वाला प्रदेश करार दिया। जांच को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया और मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की बात कही गई। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 6 अप्रैल को अदालत में जवाब देने के लिए बुलाया गया है। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे निर्देश भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर अदालत की टिप्पणियां और आदेश असाधारण माने जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई? इसके अलावा एक अहम सवाल यह भी है कि क्या किसी राज्य को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना न्यायालय के दायरे में आता है? और यदि आता है तो क्या इसके लिए पर्याप्त आधार मौजूद था? इन तमाम सवालों के बीच एक मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर चर्चा की मांग करता है। जरूरी है कि पूरे घटनाक्रम को ठंडे दिमाग से समझा जाए और यह जाना जाए कि आखिर गलती कहां हुई और जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो आइए इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो एकदम कम शब्दों में जान लीजिए कि एसआईआर चल रहा है पश्चिम बंगाल में। लाखों लोगों को आज भी मालूम नहीं है कि वो वोट डाल पाएंगे या नहीं। लोकतंत्र में किसी नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है वोट डालने का अधिकार, यानी कि राइट टू वोट। और इस अधिकार को किस तरीके से कचुआ की निगरानी में कुचला जा रहा है, ये आरोप कितने महीने से कैसे कैसे लग रहा है, ये सब आप जानते हैं। और समझने वाली बात ये भी है कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। इन सब में सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, अब तक आपने देखा है और इस वीडियो के आखिर तक पूरी छवि आपको समझ में आ जाएगी, इसीलिए वीडियो पूरा देखिए। तो मसला यह है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 1 अप्रैल को 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर जो कि न्यायिक अधिकारी हैं, इलेक्शन ड्यूटी पर लगाए गए। ये लोग वीडियो ऑफिस में पहुंचे थे, मगर इनके पहुंचने से पहले ही छोटे छोटे ग्रुप में ढेर सारे आम लोग वीडियो ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए। आप देखेंगे कि मीडिया में इन लोगों को बहुत बड़े अपराधी की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे ये सब आतंकवादी हों, घेर लिए गए हों। मगर समझने वाली बात यह है कि ये सब लोग वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने से नाराज थे। ये जानना चाहते थे कि इनका नाम क्यों काट दिया गया, इन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खबरों के अनुसार दावा किया जा रहा है कि लोग तो सुबह 10 बजे से इकट्ठा होने शुरू हो चुके थे वीडियो ऑफिस के बाहर, जबकि न्यायिक अधिकारी पहुंचे दोपहर के बाद में। नाम कटने को लेकर लोग इतने नाराज थे कि हजारों की संख्या में वीडियो ऑफिस के बाहर जमा हो गए और अधिकारियों को बाहर निकलने नहीं दिया गया। ये अधिकारी घंटों तक उस ऑफिस में बैठने को मजबूर रहे। तो समझने वाली बात यह है कि जो पब्लिक जमा हुई वो ना तो कोई अपराधी थे, ना ही उनके कोई राजनीतिक मंशा नजर आती थी, ना तो वो किसी उकसावे पर आए हुए लगते थे। ये लोग खाली अपना सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार बचाना चाहते थे। कुछ सवाल लेकर आए थे, अधिकारियों से मिलकर पूछना चाहते थे कि हमारा नाम काहे काटा गया है भाई, क्यों काटा गया है। जी ये लोग बार बार अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे,
लेकिन इन्हें वो मौका नहीं दिया गया दोस्तों। बाद में रात को 11 बजे पुलिस की सुरक्षा में अधिकारियों को वहां से निकाला गया। ये सब कुछ देखकर भीड़ गुस्से में आ गई कि हम इतने घंटे से इंतजार कर रहे थे सवाल जवाब करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और ये लोग पुलिस सुरक्षा में भाग रहे हैं। और फिर गाड़ियों पर हमला भी हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। ये सब कुछ एकदम गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई जरा उसको भी आप सुनिए। चीफ जस्टिस ने जो कहा उसको सुनिए, क्योंकि आज हुजूर ने वो भी कहा है जो शायद नहीं कहना चाहिए था, जो कि कई अर्थों में स्पष्ट रूप से गलत भी नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने देखा क्या हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कहते हैं कि हाँ, हमने रिपोर्ट पढ़ा है, मालदा वाली खबर हमें मिली है। दूसरे वकील कहते हैं कि यह गैर राजनीतिक विरोध था, यानी विरोध प्रदर्शन था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ, हम भी इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। आगे चीफ जस्टिस कहते हैं कि रात 11 बजे तक आपका कलेक्टर वहां मौजूद नहीं था। मुझे रात में मौखिक रूप से आदेश देना पड़ा, खाना पानी तक न्यायिक अधिकारियों को नहीं मिला। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात चीफ जस्टिस ने कहा वो ये कि ये घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने का घिनौना प्रयास है, बल्कि न्यायालय के अधिकार को भी चुनौती दे रही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और लंबित मामलों में आपत्तियों के निपटारे की चल रही प्रक्रिया को रोकने की सोची समझी साजिश लग रही है। यानी चीफ जस्टिस ने इस घटना को साजिश का नाम दिया है। वैसे आजकल हुजूर हर चीज में साजिश ढूंढ लेते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक से लेकर मालदा की घटना तक उन्होंने कहा कि हम किसी को भी इस तरह से हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देंगे। न्यायिक अधिकारियों के ऊपर मनोवैज्ञानिक हमला करने और कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। आगे चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल की सरकार को ही आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है। अधिकारियों को बताना होगा कि सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं किया। इस पर चुनाव आयोग के वकील कहते हैं कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अब राज्य पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं होगा। तो जस्टिस बागची ने कहा कि ये तो चुनाव आयोग पर छोड़ दिया जाए कि वो क्या करता है। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील को चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है। फिर से सुनिए, भारत के चीफ जस्टिस पश्चिम बंगाल राज्य के वकील से कह रहे हैं कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है। हमने कभी भी इतना ध्रुवीकृत राज्य नहीं देखा। यहां तक कि अदालती आदेशों के पालन में भी राजनीतिक झलकती है। क्या आपको लगता है कि हमें नहीं मालूम है कि ये उपद्रवी कौन थे? मैं सब कुछ रात के 2 बजे तक मॉनिटर कर रहा था। आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये विरोध राजनीतिक था तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे? क्या ये उनका कर्तव्य नहीं था कि मौके पर पहुंचे और देखें कि क्या हो रहा है? क्या नेता जाकर नहीं देख सकते थे कि कौन है जो व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है? 5 बजे तक इन लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया। रात 11 बजे तक कलेक्टर वहां नहीं पहुंचा। ये सारी वो बातें थी जो चीफ जस्टिस ने आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कहा। और जो लोग हजारों की संख्या में वहां पहुंचे थे विरोध करने, खबरों के अनुसार प्रभावित गांवों के कुल वोटरों में से लगभग 5 से 10% का नाम समीक्षा सूची में डाल दिया गया है। किसी के दस्तावेज में गड़बड़ी बताई गई, किसी के बारे में कह दिया गया कि बहुत लंबे समय से अनुपस्थिति है, यानी बाहर जाकर काम धाम करते हैं, प्रवासी मजदूर हैं। कहीं तकनीकी तो कहीं प्रक्रियागत त्रुटियां सामने आई और लाखों लोगों को आज भी मालूम नहीं कि वो वोट डाल पाएंगे। अब चीफ जस्टिस की ये बातें सुनकर आपके मन में यही आ रहा होगा कि ये सारी गलती पश्चिम बंगाल की पुलिस यानी कि वहां की सरकार की है, टीएमसी सरकार की है, ममता बनर्जी की है। चीफ जस्टिस बिल्कुल सही भड़के। पश्चिम बंगाल की सरकार गलत कर रही है, जजों को बंधक बनाया जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन बातों को सुनकर यही सोचेगा। अब एकदम आसान भाषा में पूरी कहानी सुनिए।
पश्चिम बंगाल में 15 मार्च को ही आचार संहिता लागू हो चुकी है, यानी चुनाव का ऐलान हो गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद राज्य के सुरक्षा कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी, पूरी कमान भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। यानी राज्य सरकार की पूरी मशीनरी अब राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं करती बल्कि चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती है। दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा फॉर्मूला ही यही है। ये बनाया ही इसीलिए गया है कि राज्य के सरकारों के हाथों में पावर ना रहे, वरना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। यानी जो सत्ता में है वो शासन प्रशासन का दुरुपयोग करेगा। इसीलिए पूरी पावर चुनाव आयोग के हाथों में चली जाती है और पूरी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही होती है। डीएम, एसपी, डीजीपी सब सीधे चुनाव आयोग के निर्देश पर काम करते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों का तबादला वगैरह सब कुछ चुनाव आयोग ही करता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव भी बदल दिया, गृह सचिव भी बदल दिया, डीजीपी भी बदल दिया, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया, एडीजी कानून व्यवस्था को भी बदल दिया। हावड़ा, बैरकपुर, आसनसोल, चंदन नगर तमाम जगहों पर अन्य कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। थाने से लेकर बीडीओ और रिटर्निंग अफसर जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादले हुए, नए लोगों को लगाया गया है दोस्तों। यानी चुनाव आयोग ने 15 मार्च को आचार संहिता का ऐलान करते हुए पश्चिम बंगाल की पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था को बदल दिया। तो सवाल ये बनता है कि फिर किस मुंह से पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना की जा रही है और कैसे की जा सकती है? क्या बंगाल सरकार को घेरने वालों को यह नहीं पता है कि बंगाल में आचार संहिता लगी हुई है? पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। जो सवाल, जो आलोचना चुनाव आयोग की होनी चाहिए वो पश्चिम बंगाल की सरकार की क्यों हो रही है और किस आधार पर हो रही है? इन सारे मामलों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ही कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर अब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए हैं, अफसरों को बदल दिया गया है, अब तो सब कुछ चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है। तो सारी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। मगर सवाल तो ये बनता है कि क्या ये बात भारत के चीफ जस्टिस को मालूम नहीं है या फिर हुजूर भूल गए हैं? आखिर कैसे उस सरकार को जिम्मेदार बताया जा सकता है जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं? सवाल ये है कि क्या इस घटना के बहाने चीफ जस्टिस खुद राजनीति कर रहे हैं क्या? यदि नहीं तो फिर राज्य सरकार का रोल कहां है जो आप राज्य सरकार को घेर रहे हैं? चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आपके राज्य में हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है, मगर सवाल तो यह बनता है कि हुजूर आप जो बोल रहे हैं वो कौन सी भाषा है? आप कह रहे हैं कि अगर ये विरोध अराजनीतिक था तो राजनीतिक नेता क्या कर रहे थे? सवाल यह है कि जब आचार संहिता लगी है और जनता अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है तो कौन राजनीतिक नेता वहां जाएगा? और यदि कोई चला भी जाता है तो सारा ठिकरा उसी के सिर पर फोड़ दिया जाता है। एक समझने वाली बात यह भी है कि जनता अपने वोटिंग राइट को लेकर आवाज उठा रही है। केंद्र में भाजपा की सत्ता है और बार बार आरोप लगता है कि भाजपा के इशारों पर ही कचुआ एसआईआर करवा रहा है। तो जनता के वोटिंग राइट के लिए बीजेपी के नेता तो आगे आएंगे नहीं। दोस्तों ऐसे में भाजपा के नेता बिल्कुल आगे नहीं आते, गायब हो जाते हैं। और टीएमसी वाले अगर आ जाते गलती से भी तब तो सारी जिम्मेदारी टीएमसी की ही बन जाती है। तो फिर ये रिस्क लेगा कौन? जब पूरी पावर चुनाव आयोग के हाथ में है और ऐसी घटना पर पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरा जा रहा है तो फिर बेचारे नेता वहां चले जाते तो क्या होता? बहरहाल ये सारी बातें तो बात की है। इससे बड़ी बात तो यह है कि न्यायिक अधिकारियों के बंधक बनाए जाने पर चीफ जस्टिस बड़े नाराज हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारे अधिकारी वहां फंस गए हैं, लेकिन मूल बात तो यह है कि न्यायिक अधिकारियों को इस काम में फंसाया किसने? न्यायपालिका ने। सवाल यह है कि देश भर की न्यायपालिका का हाल कितना खराब हो चुका है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन बताता ही रहता हूं, आने वाले दिनों में और बहुत कुछ बताना बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कर्मचारियों की कमी, जजों की कमी, करोड़ों में लंबित मामले और बहुत कुछ है। वैसे एक बात और याद दिला दें, जो जज सेवा में हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े लेवल के काम चोर हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जरूरत से ज्यादा काम करते हैं लेकिन कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है।
आने वाले वक्त में उनका भी कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। अभी सवाल यह है कि चुनाव आयोग के काम में न्यायिक अधिकारियों को फंसाया किसने? जिनका अनुभव है दो पक्षों को सुनकर फैसला करना, न्याय करना, उन्हें आप चुनाव के कार्यक्रम में ठोक देंगे तो क्या होगा? क्या पूरे राज्य में और पूरे देश में पुलिस और अन्य विभागों में अधिकारी नहीं थे जो न्यायिक अधिकारियों को अपने चुनाव आयोग के काम में लगा दिया? और तो और पिछले दिनों खबर आई कि अगर पश्चिम बंगाल के जजों से काम नहीं चल पा रहा है तो पड़ोसी राज्यों से जजों को बुला दो। न्यायपालिका के अपने काम, जज साहब लोग अपना काम भले ना कर पाए लेकिन चुनाव करवाइए बैठ के। इस हिसाब से तो कल को अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे तो जजों को लगा दिया जाएगा। चलो लगाओ इंजेक्शन, चीर फाड़ करो। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जब जनता अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखना चाहती थी तो अधिकारी कौन से भगवान थे जो जनता से मिल नहीं सकते थे? जिस जनता के टैक्स के पैसे से इनका घर चलता है, मौज उड़ाते हैं जिंदगी की, उसकी बात भी नहीं सुन सकते। घंटों तक बंधक बनकर भीतर रह सकते थे लेकिन भीड़ से दो चार लोगों को बुलाकर उनकी बात सुन नहीं सकते थे। सवाल यह भी है कि जजों को इस तरह से पब्लिक का सामना करने की आदत नहीं होती। यदि इस स्थान पर आईएएस आईपीएस अधिकारी होते तो वो पब्लिक को डील कर लेते। जो लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं वो डील करना जानते हैं, लोगों की बात सुन लेते हैं, बदले में कोई जुमला थाम देते, लेकिन शायद जज साहब लोग मिलॉर्ड वाली भावना में रहे हों। उन्हें लगा हो कि अरे हम तो मिलॉर्ड है जी, पब्लिक से बात करने थोड़ी ना जाएंगे। तो पहला सवाल यह है कि इन सब में जजों को फंसाया किसने? न्यायपालिका ने। यह काम जजों का नहीं है। जब आप जजों को, न्यायिक अधिकारियों को, वीडियो को लेखपाल वाला काम सौंप देंगे तो फिर आए दिन वीडियो और लेखपाल के साथ जो होता है वो बर्ताव इन्हें भी झेलना पड़ेगा। आप लोग भी सुनते होंगे ना, जगह जगह लेखपाल लोगों को घेर लिया जाता है, जनता घेर लेती है, जब नाराज होती है पकड़ लेती है। न्यायपालिका ने जब एसपी कलेक्टर का काम जजों को दे दिया तो फिर उन परिस्थितियों को भी झेलना ही पड़ेगा। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग का काम न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं। ये दो स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं और पश्चिम बंगाल में तो एक हाई कोर्ट जज का ही नाम काट दिया गया एसआईआर। उन्हीं को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या चीफ जस्टिस को इस बारे में जानकारी नहीं मिली है? जो हाई कोर्ट के जज हैं या रहे हैं, क्या वो भी भारत के नागरिक नहीं है? इस हिसाब से तो कल को चीफ जस्टिस का भी नाम हरियाणा से कट जाए, कोई उन्हें बांग्लादेशी, कोई घुसपैठिया बुलाने लगे तो क्या होगा? क्योंकि जब हाई कोर्ट के जज का नाम कट सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम भी कट सकता है। एक ही कदम ऊपर तो है। सोचने वाली बात यह है कि जिस न्यायपालिका की हालत पहले से बेहद बदतर है, जहां खुद ही वर्क फोर्स की भयंकर कमी है, वहां के लोगों को आप चुनाव आयोग के लिए दे रहे हैं कि जाइए आप एसआईआर करवाइए। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही एसआईआर को जल्द से जल्द पूरा कर लेना है? चाहे भले लाखों लोगों का नाम कट जाए, और इतनी भी इमरजेंसी थी तो पहले शुरू करवा देते। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों पर ध्यान दिए बिना अपने वर्क फोर्स को चुनाव आयोग के काम में लगा दिया और अब उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। मगर चिंता की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सवाल और आलोचना उनकी कर रहा है जिनकी जिम्मेदारी ही नहीं है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं रात में 2 बजे तक हर चीज को देख रहा था, नजर बनाए रखा था। बताइए, ऐसा लग रहा है कि एसआईआर की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं बल्कि चीफ जस्टिस की हो गई है। शायद ज्ञानेश कुमार भी रात के 2 बजे तक न जागे हो। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था अगर बिगड़ रही है तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उसको रात को 2 बजे तक जागना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को टुकुर टुकुर ताकना चाहिए कि क्या हो रहा है भाई, लेकिन वो काम चीफ जस्टिस कर रहे हैं। माने ऐसा लग रहा है कि अमृतकाल में तमाम संस्थाओं की खिचड़ी बन गई। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है, वो काम चुनाव आयोग करने लगा है। एसआईआर का काम चुनाव आयोग का है, वो काम न्यायपालिका करने लगी। और जब काम बिगड़ जाता है तो फटकार विपक्ष की सरकार झेलती है। चुनाव आयोग से कड़वे सवाल नहीं होते हैं कि जब आपने धनाधन अधिकारियों का तबादला किया, नए नए अधिकारी लगाए, तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई? आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? और इन सब के बाद चीफ जस्टिस साजिश की बात करने लगते हैं और तो और एक समूचे राज्य को लेकर ऐसी बात बोलते हैं जो सुनने में ठीक नहीं लगता। दोस्तों,
कम से कम चीफ जस्टिस की जुबान तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। इस मामले में आलोचना करनी थी तो चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार की करनी चाहिए थी, या फिर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग ने बड़े बड़े अधिकारी लगाए हैं उनकी स्पष्ट आलोचना होनी चाहिए थी। हालांकि उनसे जवाब मांगा गया है, बुलाया गया है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि बंगाल सरकार इन सब के बीच कहां आ जाती है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। केंद्र के वकीलों ने कहा भी है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अब राज्य पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। तो जस्टिस बागची कहते हैं कि हम इसे चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं। यानी जस्टिस बागची ने साफ साफ इशारा किया है कि जो करेगा चुनाव आयोग करेगा, लेकिन उसी अदालत में बार बार राज्य सरकार को घसीटा गया। ये बात समझ से परे है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय के बीच तीखी बहस हो गई। बंदोपाध्याय ने कहा है कि चुनाव आयोग हर दिन भड़काऊ बयान दे रहा है और ये जो घटना हुई है ये चुनाव आयोग की विफलता है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अपने अधिकारी लगाए, फिर भी यह घटना हो गई। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो लोग अपने वोटिंग के अधिकार को बचाना चाहते हैं उनकी सुनवाई कौन करेगा, उनके सवालों का जवाब कौन देगा और उनके संवैधानिक अधिकारों को कौन बचाएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या अब वोट काटने के मसले पर जन जागरण होने लगा है? क्या जनता अब स्टैंड होना चाहती है? क्या लोग अब जवाबदेही तय करना चाहते हैं? क्या उन्हें अपने अधिकार याद आने लगे हैं? इन सब सवालों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।